नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोशिका की संरचना और कार्य। एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी और जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उनमें कोशिका एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आते हैं और आते रहे हैं, आगे भी आने वाले हैं। तो आपको कोशिका के बारे में एक बेसिक समझ होनी चाहिए। इस वीडियो में हम कोशिका की संरचना, उसमें पाए जाने वाले महत्वपूर्ण कोशिकांग, कोशिका के कार्य सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो देखिए, बायोलॉजी में जब हम शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है ना। पदार्थ दो तरह का होता है, एक पदार्थ होता है सजीव और एक पदार्थ होता है निर्जीव। सजीवों में क्या महत्वपूर्ण होता है कि वो उन्हें सजीव बनाते हैं। तो सजीवों का शरीर किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। कोशिका सजीवों के लिए संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो सजीवों का शरीर होता है वो कई सारी कोशिकाओं का बना होता है। ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं। इस तरह से सजीवों का शरीर क्या होता है? बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। अनगिनत कोशिकाएं होती है सजीवों के शरीर में। और ये कोशिका इतनी महत्वपूर्ण मशीनरी है कि ये जान डाल देती है पदार्थों में, है ना। इसीलिए जिनमें भी कोशिकाएं पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। निर्जीव में इस तरह से कोशिकाएं नहीं होती है, इसलिए वो निर्जीव होते हैं। और सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है? यूपीएससी ने एनिमल कोशिका और प्लांट कोशिका में अंतर पूछा है, मैं आपको बताऊंगा पुराने प्रश्न जब हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है और यहाँ पे ये बनाई हुई है एक कोशिका, और इस कोशिका के भीतर बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है जिनको बोलते हैं कोशिकांग। क्या होते हैं? कोशिकांग। और ये कोशिकांग क्या करते हैं? जैव प्रक्रम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं करते हैं जो जीवन का आधार बनती है। क्या करते हैं? जैव प्रक्रम। तो हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं, कोशिकांग के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, और कोशिका इनके कार्यों के बारे में भी देखेंगे। उससे पहले एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि भाई सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। तो सजीवों में क्या होता है? जैव प्रक्रम होते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहेंगे? जैसे श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, या पाचन हो गया, जनन हो गया। तो ये सारी चीज़ें सजीवों में होती है जो निर्जीवों से सजीव को अलग बनाती है। निर्जीव में इस तरीके से जैव प्रक्रम नहीं होंगे। तो इस तरह से कोशिका की ये संरचना है, इसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं और प्रत्येक कोशिकांग कुछ न कुछ कार्य करता है और उसी के आधार पर कोशिका में जीवन आता है और जीवन का निर्माण होता है। तो सजीव का शरीर किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। तो देखिए आगे क्या देखते हैं, हम प्रश्न देखते हैं। यूपीएससी में किस तरह का प्रश्न आया, इन्होंने सीधा सीधा पूछा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किस तरह से अंतर होता है। तो हम ये देखने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। हमारा पढ़ने का आधार क्या रहेगा? देखिए, हम देखेंगे सजीव और निर्जीव, उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। अब देखते हैं कोशिका का विकास कैसे हुआ। क्या सभी सजीवों का शरीर एक ही तरह की कोशिकाओं का बना हुआ? क्या हाथी की कोशिका और खरगोश की कोशिका एक जैसी है? क्या हाथी की कोशिका और पेड़ पौधों की कोशिका एक जैसी है? क्या वायरस बैक्टीरिया की कोशिका और हमारी कोशिका एक जैसी है? कई तरह के प्रश्न उठते हैं ना। तो उनका आंसर क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिका का विकास हुआ। सबसे पहले जो अल्प विकसित कोशिका बनी वो आज हमारे शरीर में जिस तरह की कोशिका है वैसी कोशिका नहीं थी, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट कोशिका। प्रोकैरियोट कोशिका में क्या होता है कि इनमें आनुवंशिक पदार्थ है उसी तरह से कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। तो मैं आपको सबसे पहले कोशिका के बारे में बता दूं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि कोशिका में 3 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। एक होता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। दूसरा होता है कोशिका द्रव्य और तीसरा होता है केंद्रक। ये 3 आवश्यक गुण हैं, ये प्रत्येक कोशिका में पाए जाएंगे। तो प्रोकैरियोट कोशिका में क्या होता है, जो ये केंद्रक होता है वो अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित होने का मतलब है कि उसके चारों तरफ इस तरह से झिल्ली नहीं पाई जाती है ना। तो इनमें क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ इस तरह से कोशिका द्रव्य में ही बिखरा होता है। ये प्रोकैरियोट कोशिका है और ये यूकैरियोट कोशिका है, ठीक है। तो अल्प विकसित कोशिका और बहुविकसित कोशिका हमने देखी। अल्प विकसित कोशिका किसे कहेंगे? प्रोकैरियोट कोशिका। इनमें क्या होता है, इनमें केंद्रक झिल्ली द्वारा घेरा नहीं होता, आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में ही इस तरह से बिखरा होता है।
जबकि प्रोकैरियोट कोशिकाओं में क्या होता है, इनमें क्या होता है, इनमें केंद्रक सुविकसित होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अंतर याद होना चाहिए, है ना। ये अंतर अपन यहाँ देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का आकार छोटा होता है, बिल्कुल इनका आकार छोटा होता है। ये आपको 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक आकार में दिखती है। 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर, आपको याद होना चाहिए। यूकैरियोट कोशिकाओं का आकार क्या होता है, 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में केंद्रक अल्प विकसित होता है, या उसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है ना। अल्प विकसित केंद्रक, अल्प विकसित केंद्रक। जबकि यूकैरियोट कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक का विकास या केंद्र के क्षेत्र एकदम सुविकसित होता है, मतलब वो चारों तरफ से झिल्ली से घिरा होता है। सुविकसित केंद्रक या न्यूक्लियर क्षेत्र, न्यूक्लिक केंद्रीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद इनमें क्रोमोसोम हम देखेंगे। क्रोमोसोम क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ जो केंद्रक में पाया जाता है उसे बोलते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र। इनमें क्रोमोसोम 1 होता है और इनमें क्रोमोसोम अनेक होते हैं। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग हम पढ़ेंगे। कोशिका में पाए जाने वाले छोटे छोटे अंगकों को क्या बोलते हैं, कोशिकांग, कोशिका अंगक। प्रोकैरियोट कोशिका में कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोट कोशिका में कई सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं यही देख लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हम पढ़ने वाले हैं गोल्जी उपकरण, हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम, हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम, और हम पढ़ने वाले हैं तारककाई और प्लास्टिड। ये कोशिकांग है। मैंने इनमें केंद्रक, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति नहीं डाली है, क्योंकि ये कोशिका के आवश्यक गुण हैं जिनको एनसीईआरटी ने अलग तरीके से लिखा हुआ है। ये भी कोशिकांग है लेकिन इनको अलग से पढ़ेंगे, है ना। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव और केंद्रक। ठीक है, तो देखते हैं कोशिका की संरचना किस तरह की होती है। ठीक है, ये कोशिका है, ये कोशिका बने मैंने, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसके बीच में पाया जाने वाला इस तरह से जेलीनुमा संरचना, लिक्विड पदार्थ, तरल पदार्थ, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। और यहाँ पे होने वाला है ये झिल्लीनुमा संरचना, जिसके अंदर होता है केंद्रक द्रव्य और ये आनुवंशिक पदार्थ, इसको बोलते हैं केंद्रक। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्रत्येक कोशिका के 3 आवश्यक गुण होते हैं। पहला होता है कोशिका झिल्ली, दूसरा होता है कोशिका द्रव और तीसरा होता है केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले भाग को कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ या क्रोमेटिन पदार्थ, जो इस तरह से धागेनुमा संरचना होती है। ठीक है, ये प्रत्येक कोशिका में ये कितना अमाउंट का होगा या कितनी मात्रा होगी ये फिक्स है, या फिर इनकी संख्या क्या होगी वो फिक्स है। जैसे इसको बोलते हैं, जब ये कोशिका विभाजन करने जाती है तो ये क्रोमोसोम कहलाते हैं, क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या फिक्स होती है। हमारे अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन 46 गुणसूत्रों पर कई सारे डीएनए पाए जाते हैं, है ना। जैसे मान लो हमारे अंदर 46 गुणसूत्र हैं, हमारे अंदर कई सारी कोशिकाएं, मैंने बताई थी ना, हमारा शरीर कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये हमारा शरीर है, बहुत सारी कोशिकाएं, इस तरह से हमारा शरीर कोशिकाओं का मिलकर बना। उस कोशिका के अंदर आनुवंशिक पदार्थ है जिसे बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक के अंदर होते हैं क्रोमोसोम होते हैं 46। उन 46 क्रोमोसोम पे अनगिनत या मिलियन डीएनए होता है, और उस डीएनए में बहुत सारे क्या होते हैं, जीन होते हैं। क्या डीएनए और जीन अलग अलग होते हैं या एक ही संरचना होती है?
एक ही है, डीएनए और जीन एक ही है, लेकिन सारा डीएनए काम का नहीं होता। जो डीएनए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं रखता है वो होता है जीन। डीएनए, जीन भी डीएनए का ही खंड है, लेकिन उसके पास क्या होती है, हमारे शरीर के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना होती है, उसे बोलते हैं जीन। तो इस तरह से हमने देखा है कि कोशिका की संरचना क्या है, और कोशिका द्रव्य क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, और केंद्रक क्या है। अब हम आगे देखने वाले हैं कोशिकांगों के बारे में। तो ये है कोशिका की संरचना। इस कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। हमने अभी बताया था आपको कि ये जो संरचना आपको दिख रही है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रवी जालिका। ये होता है केंद्रक, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता है साइटोप्लाज्म, हमने देखा ये होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, और इसके अंदर ये क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं। ये गोल्जी उपकरण होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल होती है, ये सेंट्रियोल होता है जो कोशिका विभाजन में काम आता है, ये लाइसोसोम होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करते हैं और कार्बनिक पदार्थों को, बड़े कार्बनिक पदार्थों को छोटे कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। और ये इसके चारों तरफ, केंद्र के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और तो हम बारी बारी से इन कोशिकांगों को देखने वाले हैं और इनसे संबंधित कार्यों को पढ़ने वाले हैं। तो हम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे कोशिकांगों का हम एक बार पूरा ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और 2 या 3 वीडियो में हम पूरा कोशिका पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं लंबा वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि अपलोड होने में दिक्कत आती है। अभी इस तरह का पूरा सेटअप नहीं है। तो आप प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।